सामने बदमाश खड़े हुए ना तो आवाज़ क्यों निकलती है? पर सभी लोग सामने बैठे हैं तो फिर आवाज़ हमारी भी कम निकलती है। हाँ, मेरे ख़्याल से मैं कहने वाला तो मसूदा है, उसके पास में छोटा-सा गाँव है नुराइदा, पर मेरी स्कूलिंग सारी बरेड़ा और भीलवाड़ा में हुई है और पहली क्लास से लेके कॉलेज तक भीलवाड़ा और उसके बाद नौकरी भी करीबन 7, 8, 9 साल इस भीलवाड़ा जिले की हो गई है। तो ये ज़िला और यहाँ के लोग कोई ज़्यादा मेरे लिए अपरिचित नहीं है। मैं यहाँ की क्या सोचने का तरीका है लोगों का वो भी कोई नया नहीं है क्योंकि मैं इसी मिट्टी में पला-बड़ा हूँ। शायद इस जगह में जो मैं था वो शायद पहला थानेदार मैं ही था या फिर हमारे इलाके के ही जो यहाँ प्रोफ़ेसर थे रामपाल जी जाट साहब, उनके बड़े बेटे वो आरपीएस बने थे और उनके छोटे बेटे वो सब इंस्पेक्टर बने थे, आजकल वो भी डिप्टी हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग पहले ही थे जो इस ज़िले में आके बाहर से आए हैं, लेकिन हम लोग बाहर का मैं खुद को मानता नहीं हूँ, क्योंकि सब कुछ यही था। शारीरिक जान-पहचान, रिश्तेदारी सब रिश्तेदारी नहीं पैसे लेकिन जान-पहचान तो सारी यही थी ना। तो हम लोग उस समय बने 2005 में बना हूँ, तो उस समय कोई सिखाने वाला नहीं था कि आपको क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है, जो ठीक है किताबें मिल गई या आपको जितना भी आपने अपने स्तर पे या जो कॉलेज में आपके दोस्त थे, उनके साथ रह के आपने जो सीखा, उसी से आप कुछ बन पाए। अपने समाज में जो सबसे 2-4 मुद्दे हैं जो मैं आपको आग्रह करूँगा और उसमें मैं ये मानता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है, यही कुछ थोड़ा-सा बदलाव ला पाएगी या जो परिपाटी चली आ रही है, उसमें थोड़ा-सा उसमें विरोध कर सकते हैं। पहली चीज़ है अपनी मृत्युबोध। मृत्युबोध के बारे में जब भी हम कहीं बैठते, करते, बात करते तो पुराने जो आदमी हैं, अपने बुजुर्ग हैं, उन्हीं कहते हैं साहब बडेरा का कर्ज तो अपन चुकाने दे दी। पर बडेरों का कर्ज चुकाने में आप खुद कर्ज में दब रहे हैं। बटेरों का कर्ज अगर आपको चुकाना है तो आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने की आप शिक्षा में आओ, नौकरी लगो, बिज़नेस करो, राजनीति में आओ, कुछ भी करो, पर आगे बढ़ो। आपको लोग तभी पूछेंगे जब आप कुछ बन जाओगे, नहीं तो आप बैठे रहो, कोई नहीं पूछने वाला। आप कुएँ के मेंढक की तरह अपने गाँव में बैठे रहो, वहाँ के आप पंच बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। उस गाँव तक आपका सम्मान है, उससे बाहर कोई नहीं पूछेगा आपको। तो मृत्यु बोध एक ऐसी चीज़ है कि आपका जो खून-पसीने की कमाई है, वो आप सारा पैसा उसमें लगा देते हो। गर्व महसूस करते हैं कई लोग के साथ हमने 10 बोरी गाड़ दी, 20 बोरी गाड़ दी, 50 बोरी गाड़ दी। आप खुद सोचें और विशेषकर मैं तो युवा पीढ़ी को कहूँगा कि आप लोग खुद ही इसके बारे में सोचें। अगर आपको लगता है कि साहब हाँ, वो ये कह रहा है कि साहब 2 लाख रुपए खर्च होने चाहिए, तो मैं कहता हूँ आप 50,000 ही खर्च करो और 1.5 लाख रुपए आप गाँव में दान दे दिए। अगर आपको लगता है कि हाँ साहब मुझे को कुछ करना है, का गाँव में दे दो। आप स्कीम में दे दो, समाज के कोई भवन बनाने में दे दो या जिला स्तर पे आपका कोई हॉस्टल है उसमें दे दो या आपका और भी कोई संस्था है जहाँ आपके बच्चे आगे बढ़ सके। कि जो हम तो बन चुके हैं वो बन चुके हैं। वो दोबारा कुछ नहीं हो सकता हमारा। चाहे अगर कोई किसान है तो किसान ही रहेगा, मैं पुलिस में अधिकारी हूँ मैं ही रहूँगा, डॉक्टर साहब रहेंगे। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसको तो आप बना सकते हो ना। और वो तभी बनेगा भाई हर चीज़ का पैसा लगता है। आप एमबीबीएस करने जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको पता है 1 करोड़ से कम कहीं भी आपको एमबीबीएस करने में नहीं लगता है। हिंदुस्तान की बात है। विदेश में जाओगे तो पैसा लगेगा, पैसा बचेगा आपका, ये खर्चे आप लोग बचाओगे तो ही बचेगा। तो मृत्यु भोज में आप काफ़ी कुछ बचत कर सकते हैं। मृत्यु भोज के साथ-साथ जुड़ी हुई एक और चीज़ है अपने नशा। हमने कह दिया साहब वो औरतें गुटखा खाने लग गई, खाती थी, मेरी नानी तो खुद बीड़ी पीती थी, क्या करे? लेकिन जो अब सबसे बड़ा नशा हो रहा अपना जो पुराने समय से चला आ रहा वो था अफ़ीम का और डोडो का, ठीक है? सरकार ने डोडो पे बैन लगा दिया लेकिन फिर भी चोरी-छुपे कई हो रहे हैं और आपको पता है कि आप किसी इस बेल्ट के रहने वाले हैं, बिगोद, मांडलगढ़ या और आगे जो आप चित्तौड़ उतर जाएँगे नीमच, इधर खेती भी होती है और यहाँ से तस्करी की शुरुआत भी होती है। काफ़ी अच्छे-अच्छे घरों के लड़के इसमें आ गए हैं। मैं महाबाड़ में भी नौकरी करके आया। वहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि जिसके पास जेब में 50,000 रुपए हैं, वो एमडी बेचने लग जाता है। भगवान की दया से अभी अपने इस मेवाड़ में या भीलवाड़ा जिले में ऐसी परिस्थिति अभी नहीं है कि हमारे बच्चे इसमें जा रहे हैं। और पिछली बार वाले बैच में जब मैंने देखा 5 सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए थे शायद पहली बार आपके इतिहास में भीलवाड़ा जिले के इतिहास में सब इंस्पेक्टर में 5 यहाँ से सेलेक्ट हुए थे। मैं नाम तो सारों के नहीं जानता पर बहुत अच्छी बात थी, बहुत खुशी की बात थी कि 5 एक बैच में 5 बैच हैं। तो अगर आप थोड़ा घर में विरोध करेंगे, मैं तो मेरे घर की कह सकता हूँ भई हमने किसी की अफ़ीम नहीं खाई, हमने किसी का डोडा नहीं पिया, हमारे घर में कोई खाता भी नहीं है, तो हम खिलाते भी नहीं हैं। नाराज़ हो तो हो,
4 जने कम बैठना है, ये क्या फ़र्क पड़ेगा? जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो सामने बैठा है उनसे क्यों मारे तन? हो सकता है मेरी कई बातें बुरी लगेगी, गाँव की पंचायतों में भी बुरी लगती है उन लोगों को जो वहाँ के पंच हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अपने समाज में अपने पढ़े-लिखों की चलती कम हो। चलती उनकी है जो गाँव के पंच हैं और वो अपने को समझते हैं कि टॉपर कर रहे हो अभी, हैं? ज्ञान दे रहे हो मने। कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आप उनके ही बच्चे, उनके खुद के बच्चे ये नहीं चाहते कि ये चीज़ परिपाटी चले। हमारे गाँव में तो हमने तय कर लिया कि साहब अगर मान लीजिए कि 12 दिन हो गए, कोई मेहमान आ गए, मेहमानों को खाना तो खिलाना ही पड़ता है, अभी बाहर के आ गए हम मृत्यु भोज नहीं करते लेकिन मेहमानों को खाना तो खिलाना ही पड़ता है। तो भई कि ठीक है, तो पूड़ी बना ली, एक दाल बना ली, एक छोटी-सी मीठे बना ली, भई अवेलेबल से ज़्यादा नहीं करते हैं। और 8 बजे बाद कोई भी आ जाए, लाट साहब आ जाए, खाना नहीं मिलेगा उनको। ये गाँव वाले मना कर देते हैं। 8 बजे का टाइम क्यों रखा ये आप सब समझ सकते हैं, उसके बाद की परिस्थिति क्या होती है। तो चीज़ तीसरा मैं ये देखता हूँ कि अपने जो अ, मेरा ये सोच है कि एक अपनी समाज के भिलवाड़ा समाज की कोई भी एक अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल जिला हेडक्वार्टर पे नहीं है। मेरे ख्याल से एक होनी चाहिए और इसमें मैं ये सोचता हूँ अंकित जी अगर इसको थोड़ा-सा हो पाएँगे तो ये संभव होगा। ठीक है ना? ये अकेला अपने से नहीं होगा, एक अच्छी स्कूल जिसमें अन्य समाज के बच्चे ही पढ़े लेकिन मैक्सिमम अपने बच्चे पढ़े। जो गरीब बच्चे हैं उनको हम कम फीस में कर दें। उसमें हमारा जो योगदान होगा, जितना हमसे संभव होगा वो हम भी करेंगे। हम अलग-अलग चीज़ों में खर्चा करते हैं उसकी बजाय एक ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ पे डेवलप करें जिसमें हमारे बच्चों को मिले। मैं ये मानता हूँ कि आप मॉडल गार्डन, कोटड़ी, बीचो हर जगह आप स्कूल नहीं खोल सकते लेकिन हेडक्वार्टर लेवल पे एक आध स्कूल आप खोल सकते हैं जिसमें जिला स्तर के आपके बच्चों को बेनिफिट मिले। वहाँ आप हॉस्टल भी खोल सकते हैं। तो जो हमारा तो चूँकि पुलिस में है हम लोग, तो हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि जो हमारे विवाद संबंध से मैं वो आपको बता पाऊँगा, बाकी आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सब समझते हैं। तो समाज में तीसरी चीज़ जो एक सबसे बड़ा अपना खर्चा होता है, वो होता है कपड़ों का। उस लेन-देन वाले कपड़े की तरह 50 साल पहले का कपड़ा आज भी मेरी दादी की अलमारी उसमें पड़ा होगा पेन। पड़ेगा इन अतो लीधो रुपए कीधो तो लीधो इवरो घूम फिर लासा आपरा के हत्या करो तो आपे दियो भाई। आयो वो कपड़ा अभी किसी काम का नहीं है। भाई मेरे मेरे ससुराल वाले देते मैं उसको भी नहीं सिला के पहनता। देते वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा है। पर वो है कि कलर मेरे पसंद नहीं आया, वो आगे बात। कहने का मतलब ये है भई कि आप उसकी बजाय आप एक निश्चित राशि फिक्स कर लो, कि साहब अगर ये हमारे खास रिश्तेदार हैं तो हम इनको 1100 देंगे, उससे थोड़े वो हैं दूर के तो उनको 500 देंगे और कम है तो ₹100 देंगे। आप पैसा दे तो आपको ही पैसा वापस उसके काम आएगा, नहीं तो जो आपने चीज़ें खरीदी वो किसी के काम नहीं आती। मुझे नहीं लगता आप में से कोई हाथ टेढ़ा करके बता दो साहब उन चीज़ों को कभी पहना हो। अपने बुजुर्ग माताओं को ज़रूर शौक होता है कि मेरी बहन ने दिया भई मैं तो सिला पहनूँ। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई पहनता है। बताओ कोई पहनता हो तो? इतने कपड़े आप लोगों के भी हाथों को पहनता है क्या? बस वो इधर से उधर जाता है तो वो एक अनावश्यक खर्चा है। ती एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भई बिज़नेस में हमारे लोग हमारा गाँव मैं बता दूँ आपको हमारा गाँव कुछ 40 साल पहले से ही बाहर निकल गया। ट्रैक्टरों में चले गए, मैगज़ीनें ले ली और आज बहुत अच्छा हमारा गाँव आप आके देखोगे तो लगेगा नहीं कि साहब ये इस गाँव में भी कुछ है क्या? पर आज के 40 साल पहले भी हमारे गाँव में कम से कम 25 से 30 गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अब नई पीढ़ी में तो और कम हो गए उनके, क्योंकि बिज़नेस में चले गए। आज महाराष्ट्र में सब जगह आप लोग कईयों को आप जानते भी हैं। तो धीरे-धीरे अगर आप एजुकेशन लेंगे और चीज़ें करेंगे, आप इन चीज़ों पे कम खर्चा करेंगे दूसरी चीज़ों पे, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ों पे आपका फ़ोकस बढ़ेगा। दूसरा, एक जो नया कानून आया है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ क्योंकि इस ज़िले में बजरी का काफ़ी प्रकोप है और बजरी बजरी के कारण काफ़ी दिक्कतें सभी को आती है, इवन हमारे को भी आती है। ठीक है? कई बार हम लोग पकड़ भी लेते हैं, कहीं से फ़ोन आता है, "अरे साहब, भीड़ भाड़ है, समाज को वो" कई चीज़ें लेकिन हाथ बंधे होते हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ कई ऐसे लोग होंगे जो इस व्यवसाय में होंगे, लीगल भी होंगे, इल्लीगल तरीके से होंगे। एक नई धारा आई है कानून की 107 बीएनएस। पहले ये होता था कि सरकारी कर्मचारी अगर कोई भ्रष्टाचार करता था, तो उसके लिए एंटी करप्शन विभाग था उसको पकड़ाने के लिए। लेकिन अगर कोई आम आदमी 2 नंबर से पैसा कमा रहा है, बजरी माफिया के रूप में, खनन माफिया के रूप में, लिकर माफिया के रूप में या किसी भी प्रकार का अवैध गतिविधियों से वो पैसा कमा रहा है, तो उनको बंद करने का कोई रास्ता नहीं था। तो अभी जो नया कानून लागू हुआ है, उसमें ये 107 धारा है, अगर आप पे कोई मुकदमा लगा
और उस दौरान पुलिस को पता लगा कि आपकी फलाना 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 जगह संपत्ति है, तो संपत्ति के कारण संपत्ति में केवल आपके नाम होना ही जरूरी नहीं, आपके पिताजी की, माताजी की, भाइयों बहनों की, बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें तो रिश्तेदारों के भी नाम आ सकते हैं। अगर रिश्तेदार अपनी उस संपत्ति का जरिया नहीं दे पाए, किसी संपत्ति का जरिया कब दोगे आप? जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न होगा। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं कराया तो आपकी संपत्ति 2 नंबर की मान लेंगे वो। अब आप साबित करो साहब, हम तो कहेंगे साहब ये इसकी संपत्ति है, हम कोर्ट में इसका सा पेश कर देंगे कि साहब ये फलाना राम की है, फलाना सिंह की है, इनकी ये संपत्ति अवैध है, इनके बजरी के मुकदमे हैं, इनके अवैध खनन के मुकदमे हैं, इसमें सभी शामिल है। मैं जाकिर साहब को निवेदन करूंगा कि आप बप्र हैं, अगर आपने भी रिटर्न जितना ही बरार उसके अलावा भी अगर आपकी संपत्ति है तो आपकी अगर सरकारी नहीं है तो भी दायरे में आ सकते हो। मतलब कहने का मैं आपको उस नए कानून को समझाना चाह रहा हूँ कि ये कानून कितना तगड़ा आया है। अब आप जब तक अपना रिटर्न भरना शुरू नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि ये खाकी वर्दी वाले कभी भी आपकी संपत्ति को सरकार में जमा करवा सकते हैं। समझ गए आप? तो आप कहने का मतलब कोई भी चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन तब होगा जब आप पढ़े लिखे होंगे। आपको कौन बताएगा कि साहब ये आज अगर मैं नहीं दे आप कितनों को पता था कि साहब ऐसी संपत्ति जब्त कर सकते हैं? कितने लोगों को पता? आदत लेकर बताइए। कुछ एक को है, ये नए बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी किसी को नहीं पता कि संपत्ति जब्त भी हो सकती है। तो आप सोचो कि आप जिंदगी भर मेहनत करते हो किसी भी तरीके से और पता लगे कि एक दिन तो आए छोटा सा अपन ने लड़ाई कर ली किसी से, छोटा सा मुकदमा हो गया। मुकदमा उसमें ये नहीं है कि आपका बजरी का ही हो, आपके मारपीट का हो गया, को उसी दौरान पुलिस आप पता करेगी कि इसकी बैंड बजानी है तो बस आप इसने ये संपत्ति कर रखी है, तो वो कोई सा भी मुकदमा हो। तो मेरी बात का आप समझे, शिक्षा होगी तो आपको इन कानूनों का महत्व पता होगा। कई बार अज्ञानता वो अपन लड़ लेते हैं, कर लेते हैं, फिर आते हैं कि अरे के साहब ये हमारी स्पेशल टीम होने लगे, मैं इनको ज्यादा अच्छे से पता है कानून चाहिए है भलाई तो बेटी पकड़ने में एक्सपर्ट है। तो समझो, सुखपाल जी हैं, सुखपाल जी कानून में काफी नॉलेज है कि भाई पत्रकार साथी हैं हमारे, आप बहुत पुराने मित्र हैं, इनको सारा पता रहता है। मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इन चीजों को समझेंगे नहीं तो आने वाले 2 नहीं तो 5 नहीं 5 नहीं तो 10 साल बाद आप परिस्थितियां देखेंगे कि आज आप कमा रहे हैं उसको रिकॉर्डेड अगर वो कमाई आपकी नहीं है, एक नंबर की कमाई आपकी नहीं है, तो जाते हुए उसको समय नहीं लगेगा। तो इसलिए मेहरबानी करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न को प्रॉपर मैनेज करिए। 12 लाख तक की इनकम पे तो आजकल को टैक्स भी नहीं लगता, तो रिटर्न भरना तो सीखो। अपने सीए साहब कौन बने थे अभी? हाँ, तो सीए साहब से मैं निवेदन करूंगा कि जब भी मंच पे आए तो इस टेक्निकल चीज को जरूर बताया था कि अपने समाज के भाई बंधुओं को इसका बेनिफिट मिल सके, नहीं तो ज्ञानता अवश्य बहुत बड़ा अपना नुकसान वो लोग करवाएगी। राम बाब साहब।